ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम डी फार्मा के एक नए चैप्टर को कवर करेंगे जो कि आपका फिजिक्स का चैप्टर है। आपका फिजिक्स का 7वां चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है तरंग गति यानी कि वेव मोशन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो तरंग गति यानी इस पूरे चैप्टर को आज हम कवर करेंगे, इसकी थ्योरी को, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को भी आपको हम सॉल्व कराएंगे। दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो पिछली वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको हमारी हर क्लासेस की यानी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की, तीनों की अलग-अलग प्लेलिस्ट अवेलेबल मिल जाएँगी। अगर आप किसी भी एक प्लेलिस्ट में विजिट करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट की सभी वीडियोज़ अवेलेबल मिल जाएँगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। दोस्तों तरंग गति क्या है? दोस्तों किसी भी विक्षोभ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की प्रक्रिया को ही तरंग गति कहते हैं। यानी कोई भी अगर आपने विक्षोभ किसी भी पदार्थ में, किसी भी अवस्था में अगर विक्षोभ लाने का प्रयास किया है तो उसमें जो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है उसी प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। तरंग गति के बारे में आगे हम देख लेते हैं। यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव किसी पदार्थिक माध्यम में बिना अपना रूप बदले निश्चित चाल से चलने वाली तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थिक माध्यम में बिना अपना रूप बदले और निश्चित चाल से यानी एक समान वेग से चलने वाली तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। दोस्तों यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। इसमें आपके अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी कि एक आपका होता है ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है आइए जान लेते हैं। यदि किसी माध्यम में तरंगों के चलने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है अनुप्रस्थ तरंगे, यानी अगर आपने किसी लोहे की मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कील है, अगर आपने इसमें कोई तरंग उत्पन्न करने का प्रयास किया, यानी अगर आपने यहाँ पर इसको झटका देंगे तो इसमें एक समान अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होंगी। तो इस प्रकार की तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे आपकी लंबवत कार्य करती हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। जैसे आपने तालाबों में जब आप किसी पत्थर से मारते हैं तो उसमें जो पत्थर होता है वो ऊपर नीचे होते हुए जाता है, कुछ इस प्रकार से आपका जो पत्थर होगा वो ऊपर नीचे होते हुए जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव देख लेते हैं। यदि किसी माध्यम में तरंग के चलने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। दोस्तों तरंगों से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें हैं। पहला है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, कंपन करने वाले किसी कण की किसी क्षण स्थिति व मध्यमान स्थिति के बीच की दूरी को उस कण का विस्थापन कहते हैं। इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे हम गामा से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट आपका है आयाम। आयाम को हम ए से डिनोट करते हैं। आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, कंपन करने वाले किसी कण की मध्यमान स्थिति के एक ओर के अधिकतम विस्थापन को उस कण का आयाम कहते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है आवर्तकाल। आवर्तकाल को दोस्तों टी से डिनोट करते हैं और इसे टाइम पीरियड कहते हैं। ये सभी का आपको आगे चल के बहुत यूज होगा। कंपन करने वाले किसी क्षण किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने के लिए लिए गए समय को उस कण का आवर्तकाल कहते हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें एक आवर्तकाल, एक तरंग उत्पन्न होता है। तो वो तरंग एक बार में जितना, एक बार अगर पत्थर आपने फेंका तो एक तरंग ऐसे उत्पन्न हुआ। इसके बाद अगर आप दूसरा पत्थर फेंकेंगे तभी इसमें कोई उत्पन्न होगा तरंग। तो कण द्वारा एक कंपन पूरा करने के लिए समय को, यानी कि एक तरंग को पूरा करने में जितना समय लगा उसी को आवर्तकाल कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला है कला यानी कि फेज। कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को प्रकट करती है। यदि माध्यम के दो कण किसी क्षण साम्यावस्था से एक ही दिशा में समान दूरियों पर हो तथा उनकी दिशा एक ही हो तो वो दोनों जो होंगे वो समान कला में कहलाएंगे। यानी दोनों जो आपके कण होंगे वो समान कला में कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी।
दोस्तों फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं, इसे आवृत्ति कहते हैं। कंपन करने वाले किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज जो होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और जितने प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम आपको कराने वाले हैं। तो आपको थ्योरी बहुत ही ध्यान से देखना होगा और इसके आने वाले जितने भी फार्मूले होंगे उनको भी आपको याद करना होगा। जब हम आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कराने लगेंगे तो आपको वो फार्मूले याद होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ किसी तरंग द्वारा माध्यम के किसी कण के आवर्तकाल के बराबर समय में चली गई दूरी को तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किसी तरंग द्वारा माध्यम के कण के आवर्तकाल के बराबर समय में चली गई दूरी यानी कि अगर आपकी ये कोई तरंग है और इसकी एक तरंग ये होगी और एक ये होगी, तो इसके बीच में जो दूरी होती है इसी को एक गैप को हम इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसको हम लैम्डा डिनोट करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए दो क्रमागत श्रृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया। अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए दो क्रमागत संपीड़नों तथा दो क्रमागत विलयनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ पर अगर आपकी कोई तरंग है तो ये आपका श्रृंग होगा और ये आपका गर्त होगा, और ये आपका श्रृंग होगा, ये आपका गर्त होगा। तो किसी दो श्रृंगों के बीच जो आपकी दूरी होगी या फिर दो गर्तों के बीच, इसी को हम लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला है आपका तरंग वेव यानी कि वेव वेलोसिटी। 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग वेव कहते हैं। इसे भी से डिनोट करते हैं। भी यानी आपको वेलोसिटी हो जाएगी और भी यानी वेग। तो भी इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है। ओमेगा आपका कोणीय वेग या आवृत्ति कहलाता है। के जो है ये आपका तरंग संचरण या सदिश दिशा में बदलाता है। नेक्स्ट है आवृत्ति वेग तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आवृत्ति वेग तथा तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है, माना कंपनी कंपन करती हुई किसी वस्तु का जो आवर्तकाल है वो टी है, आवर्तकाल को टी नोट करते हैं, तथा आवृत्ति एन है। इस वस्तु का द्वारा उत्पन्न तरंग जो है वो टी सेकेंड में लैम्डा दूरी तय करेगी, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। इस प्रकार तरंग चाल 1 सेकेंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो भी से हम वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, तो भी इक्वल टू लैम्डा बाई टी हो जाएगा और भी इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई टी इक्वल टू एन होता है। इसे भी याद रखिएगा आप, क्योंकि एन इक्वल टू 1 बाई टी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आपकी आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य चाल बराबर आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आगे है कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस। दो अलग अलग समयों पर किसी कण की कलाओं के अंतर को कलांतर कहते हैं। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर यानी कि डेल एक्स, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं डेल थीटा यानी डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल एक्स। नेक्स्ट आपका है यांत्रिक तरंगों की चाल। आइए देख लेते हैं। यांत्रिक तरंगों की चाल का न्यूटन का सूत्र है। न्यूटन के अनुसार किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल, जहां ई माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ई है ये आपका माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थता गुणांक को ई से डिनोट करते हैं। डी आपका घनत्व है, ये मैंने आपको बार बार बताते आ रहा हूँ, और भी आपका वेलोसिटी है। आइए इसमें कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन एक आपका है, यदि माध्यम ठोस है तो क्या होगा। तो ठोस माध्यम के लिए आपका भी इक्वल टू वाई बाई डी हो जाएगा। वाई आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। और दूसरा है, अगर कंडीशन है यदि माध्यम द्रव अथवा गैस में हो तो भी इक्वल टू इन द रूट बी बाई डी हो जाएगा, जहाँ पर बी आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। एक कंडीशन इसमें और बनेगा और वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यदि गैसों के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी का मान आपका दाब के बराबर होता है यानी प्रेशर के बराबर होता है, तो भी इक्वल टू पी बाई डी हो जाएगा। यहाँ पे पी जो है आपका प्रेशर है यानी दबाव है। नेक्स्ट आपका है लाप्लास का संशोधन, लैप्लेस करेक्शन। लाप्लास के अनुसार गैसों में ध्वनि की चाल का सूत्र निम्न होना चाहिए। यहाँ पर वाई जो है आपका पायसन निष्पत्ति कहलाता है, वाई यानी गामा है ये। भी इक्वल टू गामा पी बाई डी अंडर रूट में है, और इसे आप गामा आर टी बाई एम लिख सकते हैं। आर जो है ये आपका कांस्टेंट है यानी नियतांक है। अगला है आपका प्रागामी तरंगे यानी कि प्रोग्रेसिव वेव। ऐसी तरंगे जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक की ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है,
प्रगामी तरंगें कहलाती हैं। एक विमी प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल प्रोग्रेसिव वेव, माना एक तरंग ई वेग से सी वेग से एक्स दिशा में संचरण कर रही है। यदि वाई तरंग का विस्थापन हो तो तरंग की समीकरण निम्न प्रकार होगी। वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ए क्या है, तो ए जो है आपका ये दोलन का आयाम कहलाता है, और ओमेगा इक्वल टू आप 2 पाई एन लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एफ दिया हुआ है, तो एफ जो है आपका आवृत्ति है और एन भी आपकी आवृत्ति ही है, तो इसको एन या फिर एफ से डिनोट करते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओमेगा जो है आपका तरंग का कोणीय वेग है, यानी कोणीय चाल है। अगला है तरंग की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ वेव। किसी तरंग के चलने की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा को तरंग की तीव्रता यानी कि इसे आई से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होता है तथा सेकेंड होता है, या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। आई इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो भी, या इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, एफ जो है आपका आवृत्ति है, ए स्क्वायर रो इज टू भी। दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग इसका मात्रक दिया हुआ है, जो भी इसका नाम है जो जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओमेगा आपकी कोणीय आवृत्ति है, ए आपका तरंग का आयाम है, एफ आपकी तरंग की आवृत्ति है, एफ यहाँ पे एन भी हो सकता है, रो आपका माध्यम का घनत्व है, बी आपकी तरंग का वेव है, और आई जो है वो आपका ए स्क्वायर यानी कि आपके तरंग के आयाम के समानुपाती होता है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बो तरंग क्या होती हैं, यानी बो वेव्स। तो जल की सतह पर बनने वाली प्राकृतिक तरंगों को हम बो तरंगे कहते हैं। यानी जल की सतह पर जो तरंगे बनती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, अगर आप जल में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसमें एक तरंग उत्पन्न हो जाता है, तो उसे भी आप बो तरंगे कह सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पुरुषों की आवाज़ व शेर की दहाड़ का जो तरत्व होता है वो कम होता है, यानी पुरुषों की आवाज़ व शेर की दहाड़ का जो तरत्व होता है, इसकी जो तरत्व होती है वो कम होती है। किसी बिंदु के लिए तरंगाग्र गोलीय व रेखीय स्रोत के लिए बेलनाकार होता है। सबसे निर्बल स्रव की आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 10⁻⁻16 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। किसी गैस में ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्घ्य होती हैं। दोस्तों गैसों में जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो सदैव अनुदैर्घ्य होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो गैस में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। ध्वनि तरंगों में भी परावर्तन होता है। परावर्तन के दौरान तरंग की चाल, आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहते हैं। अगला आपका है, यांत्रिक तरंगों में केवल ऊर्जा व संवेग का ही संचरण होता है, पदार्थ का नहीं हो सकता। गहरे जल में ध्वनि की चाल उथले जल में ध्वनि की चाल की अपेक्षा अधिक होती है। दोस्तों अगर जल का जो घनत्व है वो बहुत ही गहरा है जल, तो उसमें जो ध्वनि की चाल होगी वो अधिक होगी अपेक्षा जो जल आपका कम गहरा होगा उसके। नेक्स्ट है तनी हुई डोरी के कंपनों के नियम। पहला है आपका लंबाई का नियम, लॉ ऑफ लेंथ। यदि डोरी का तनाव व एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहता है तो आवृत्ति आपकी क्या होगी, आपके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति की लंबाई जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला आपका है तनाव का नियम। तनाव का नियम क्या है, यदि डोरी की लंबाई व एकांक लंबाई का द्रव्यमान नियत रहता है तब क्या होता है, तब आपका जो आवृत्ति होती है यानी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपके आवर्तकाल के प्रोपोर्शनल होता है, बशर्ते आपका जो आवर्तकाल होता है वो आपका उसके वर्गमूल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान का नियम क्या है, तो लॉ ऑफ मास, यानी कि यदि डोरी की लंबाई व तनाव नियत रहे तो आपका जो आवृत्ति है वो आपके द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों अगला है डॉपलर प्रभाव, जो कि आपके चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ध्वनि स्रोत व श्रोता के बीच होने वाले आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि की जो आवृत्ति है उसमें कम या फिर अधिक हो जाता है ध्वनि, यानी आभासी परिवर्तन हमें होता है, उसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। दोस्तों डॉपलर प्रभाव को समझिएगा। अगर आप कहीं ध्वनि कहीं म्यूजिक बज रहा है, अगर आप उसके पास जा रहे हैं तो आपको ध्वनि बढ़ती हुई महसूस होती है, पर अगर आप किसी म्यूजिक यानी कोई अगर गाना बज रहा है और आप उससे दूर जा रहे हैं म्यूजिक से, तो आपको ध्वनि का जो तरत्व है वो कम होता हुआ महसूस होगा। तो इसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसके दो कंडीशन होते हैं, श्रोता स्थिर है व स्रोत गतिमान है।
यानी अगर आप स्थिर हैं और जो आपकी ध्वनि बज रही है कहीं भी, वो आपसे दूर जा रही है, तो ये आपके पहला कंडीशन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एन डैश इक्वल टू एन इंटू वी बाई वी माइनस वी एस। एन आपका जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, और एन डैश जो है आपकी ध्वनि जो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो रहा है वो है। वी आपकी प्रारंभिक वेलोसिटी है, और वी एस जो है ये आपकी वेलोसिटी यानी कि चाल में परिवर्तन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है इसमें, यदि स्रोत स्थिर श्रोता से दूर जा रहा है तो आवेशी वृत्ति क्या होगी। दोस्तों अगर स्रोत ही, यदि अगर आप कहीं जा रहे हैं और ध्वनि आपके पास में ध्वनि बज रही है और आप उससे दूर जा रहे हैं, तो ये आपका दूसरा कंडीशन हो जाएगा। इसके लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना होगा, फार्मूले से ही आप उसको याद कर पाएंगे। अगर तीसरा कंडीशन क्या है, श्रोता गतिमान है व स्रोत स्थिर है, यानी आप घूम घूम कर गाने को सुन रहे हैं और आपका जो गाना है वो एक ही जगह बज रहा है, तो ये आपका सेकेंड कंडीशन इसमें हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि के साथ साथ प्रकाश में भी डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी डॉपलर प्रभाव जो है ये ध्वनि के साथ साथ प्रकाश में भी देखने को मिलता है। यदि कोई प्रकाश स्रोत किसी स्थिर प्रेक्षक से दूर जाता है अथवा निकट आता है तो इसकी आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य में भी परिवर्तन का आभास होता है। इसी को हम प्रकाश का डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यदि प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो तो इसकी आवृत्ति घटी हुई व तरंग दैर्ध्य बढ़ी हुई प्रतीत होती है। इसे लाल विस्थापन कहते हैं, रेड शिफ्ट कहते हैं। यदि कोई प्रकाश स्रोत प्रेक्षक के निकट आ रहा है तो इसकी आवृत्ति बढ़ी हुई व तरंग दैर्ध्य जो है वो घटी हुई प्रतीत होती है। इसे बैंगनी विस्थापन यानी वॉयलेट शिफ्ट कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य में आभासी परिवर्तन जो होता है उसे हम लैम्डा, डेल लैम्डा से नोट करते हैं। डेल लैम्डा इक्वल टू वी लैम्डा बाई ई, जहाँ पर सी जो है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वेग होती है। दोस्तों सी का मान कितना होता है, तो सी का मान आप जानते होंगे 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रकाश की चाल होती है। यदि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक भी वेग से इस प्रकार गति कर रहे हैं कि उनके बीच की दूरी घट रही हो तो आभासी आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों अगर प्रकाश, जैसे मैंने आपको ध्वनि की डॉपलर इफेक्ट में बताया कि अगर प्रकाश जो है आपका गतिमान कर रहा है, गति अवस्था में है, और जो आपकी जो स्रोत है वो स्थिर है, तो दूरी घट रही हो तो क्या होगा, तो उसके लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। वहीं अगर आपका यदि प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक भी वेग से इस प्रकार गति कर रहे हैं कि उनके बीच की दूरी बढ़ रही हो, तो उस कंडीशन में आप आभासी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। हमारी टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे अगर ज्वाइन कर लेंगे तो उस पर आपको हमारी पीडीएफ मटेरियल वगैरह मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आपकी जो थ्योरी की जो क्लास थी वो समाप्त होती है यहीं पे, क्योंकि हमने पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।